going to discuss about the force law in simple harmonic motion. तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम अपने प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से चलते हैं। हमने ये समझा है कि यदि कोई पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उसकी जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसकी जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। एक्स द फंक्शन ऑफ टी, जो डिस्प्लेसमेंट है वो समय का फंक्शन है, समय के साथ वो बदलता रहता है और वो होता है ए, दैट इज द एम्पलीट्यूड of simple harmonic motion, and cos of this phase omega t plus phi, right? हम यदि इसको ध्यान से देखें तो जब पार्टिकल जो है, यहाँ देखिए आप एक एक्सट्रीम पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, तो जो उसका एक्सेलरेशन है वो मिनिमम पर है। ओके, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है एक्सेलरेशन भी जीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, मिनिमम पर है, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम पर है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है एट द मीन पोजीशन, तो एक्सेलरेशन एट द मीन पोजीशन इज आल्सो जीरो। बट व्हेन the displacement is now once again positive, acceleration will become once again negative. So what, there is the relation between the displacement and acceleration is like that. Acceleration is equal to minus of omega square x the function of t. That is what we have studied. तो हमने ये पढ़ा है कि जो रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट इज लाइक दिस। सो हम यदि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करें, यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल करें जो कि F इज इक्वल टू एम ए है और F इज इक्वल टू एम ए। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन नंबर 1। और हम दूसरा इस रिलेशन का इस्तेमाल करें कि जो एक्सेलरेशन है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स द फंक्शन ऑफ टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम दूसरी इक्वेशन को क्या करते हैं, मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इसको ऐसे लिख दें, एम ए द फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स द फंक्शन ऑफ टी, राइट? सो नाउ यहाँ हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, 1 and equation number 3 we have, from equation 1 and 3 we have this F is equal to minus m omega square x the function of t, right? So if we use some constant over here, using k is equal to m omega square, your equation will become F is equal to minus k x, that is a function of t. So this is now Hooke's law, right? And where k seems to be spring constant, k जो है वो एक spring constant हो जाएगा। okay? So now अब हम एक बड़ी important equation पर पहुंच गए हैं। ये इक्वेशन जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है फोर्स लॉ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज फोर्स लॉ, दिस इज फोर्स लॉ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि अब देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ। फोर्स लॉ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब है कि एक पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, तो हम उसको पहचानेंगे कैसे, उसका मैथमेटिक्स क्या है। तो एक तरीका, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका एक तरीका क्या है, यदि एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो वो इस मैथमेटिक्स को फॉलो करेगा, इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये एक आइडेंटिटी है कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। दूसरा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करता है, वो दूसरी पहचान हमारे पास ये होगी, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स द फंक्शन ऑफ टी। मतलब
force is directly proportional to the displacement and it is always directed toward the mean position. ये दूसरी हमारी आइडेंटिटी रहेगी. हमें कह सकते हैं कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है यदि वो या तो इस इक्वेशन से हम कह देंगे, या तो हमारे पास ये तरीका होगा उसको रिप्रेजेंट करने का, या वो फिर इस इक्वेशन को फॉलो करता है. दिस इज कॉल्ड द फोर्स लॉ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. और यहाँ से हम आगे चलते हैं. as we have seen that k is equal to m omega square, so omega square is equal to k by m. Here omega is equal to under root k upon m and omega is equal to 2 pi by t. It is equal to under root k by m. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं t upon 2 pi is equal to under root m upon k. So the time period of the particle executing simple harmonic motion would be represented by t is equal to 2 pi times under root m upon k. Okay, this will be another equation for the time period of the particle executing simple harmonic motion, right? This is all about this force law in simple harmonic motion. Thank you. Attempt the problem to understand the concept of the force law. अब हम फोर्स लॉ को अप्लाई करने के लिए एक प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं. ये रहा एग्जांपल नंबर 14.6 ऑफ एनसीईआरटी, राइट. हमारे पास क्या है, दो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, दोनों स्प्रिंग एक जैसे हैं. तो उनकी आइडेंटिटी कहाँ से पता चलती है कि उनका स्प्रिंग कांस्टेंट एक जैसा होना चाहिए. तो दो स्प्रिंग हैं जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट है के. ये देखिए दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के है. दे आर अटैच टू ए ब्लॉक ऑफ मास एम. वो एक का ब्लॉक के साथ जुड़े हुए हैं. यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज ए ब्लॉक ऑफ मास एम and into a fixed rigid support shown in figure number 14.14 of this NCERT. और ये रहा आपका जो ब्लॉक जिसके साथ वो जो आपका रिजिड सपोर्ट है, इनके साथ हमारा जो ब्लॉक है जिसका मास एम है वो जुड़ा हुआ है दो स्प्रिंग के साथ. तो हम सवाल में हमें बताना क्या, हमें ये बताना है कि यदि हम इस मास को इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट करते हैं चाहे लेफ्ट साइड और चाहे राइट साइड, तो आपका जो मास m है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करेगा. इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. और यदि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो आपको उसका फिर टाइम पीरियड निकालना है, निकाल कर बताना है. तो ठीक है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आप इसको बड़े आराम से समझ जाएंगे. Now we'll go for the solution of this problem. Okay. So हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं let the mass m be displaced by the small distance dx to the right side. तो हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर कोई एक फोर्स लगाते हैं, फोर्स जनरेट करते हैं और जो पार्टिकल को राइट साइड की ओर डिस्प्लेस करते हैं. तो ये रही इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन और यहाँ से हम इसको राइट साइड के को डिस्प्लेस करते हैं. तो जैसे राइट साइड को हम डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, इसका जो ये वाला पोर्शन है वो कंप्रेस हो जाएगा. अब यदि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो हम जानते हैं फोर्स लॉ से कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x. इसका मतलब क्या हुआ, यदि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो फोर्स की डायरेक्शन इससे अपोजिट होगी. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो F2 होगा वो क्या होना चाहिए, माइनस के. ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो k है और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो x है. ये फोर्स कहाँ को लगेगा, यदि आपका ब्लॉक राइट साइड को डिस्प्लेस हो रहा है तो फोर्स को उसके अपोजिट काम करना है, तो वो मीन पोजीशन की ओर आने की कोशिश करने के लिए लेफ्ट साइड को काम करेगा. अब दूसरे साइड चलते हैं. दूसरे साइड में जो आपका स्प्रिंग है वो इलोंगेट हो रहा है, उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है. तो जो डिस्प्लेसमेंट जो इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो इस केस में क्या होगा, नाउ एज द डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स द राइट साइड देन फोर्स हैज टू बी ऑन द लेफ्ट साइड. तो यहाँ भी जो फोर्स है वो लेफ्ट साइड की ओर ही होगा. तो हमें कह सकते हैं कि जो यहाँ F1 होगा, जो फोर्स होगा ये होगा माइनस के. ये कभी आपकी प्रॉब्लम के साथ ये वेरी भी कर सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों हमेशा सेम ही होंगे. यदि इस यहाँ अलग स्प्रिंग लगाया तो यहाँ K1 और K2 भी हो सकते हैं. और ये रहा, ये फिर x रहेगा. क्यों, क्योंकि जो स्प्रिंग यदि कंप्रेस बाय एन अमाउंट x होगा तो इलोंगेट भी बाय एन अमाउंट x ही होगा. ओके. हम देखते हैं कि जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है,
और जो वेक्टर है, तो वेक्टर क्या करते हैं, ये देखिए, दो वेक्टर यदि सेम डायरेक्शन में है, हम इस कॉन्सेप्ट को भी इस्तेमाल करेंगे। इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, देन their resultant will be the थर्ड वेक्टर। जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। सो हियर बट वी आर वॉचिंग हियर, हमारे पास ए जो है वो F1 वेक्टर है और बी जो है वो F2 वेक्टर है। तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए इसका, F1 वेक्टर आना चाहिए प्लस F2 वेक्टर आना चाहिए। ओके, हम इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास, नेट फोर्स हम यहाँ लिखते हैं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास, वो क्या हो जाएगा, दिस F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, where this F1 is equal to minus kx plus F2 is also equal to minus kx, right? This is equal to minus 2kx, not like that. This is minus kx, this is equal to minus 2kx. Okay, so we know that F is equal to ma. If this mass is accelerating with an acceleration a, so according to the Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, if the block of mass m accelerating with an acceleration a, यदि एक ब्लॉक जो है वो उसका एक्सेलरेशन जो है a है, if it is accelerating with an acceleration a, तो हम ये लिख सकते हैं F is equal to ma, then we can use F is equal to ma, right? So this is equation number 1 and this is equation number 2. From equation 1 and 2, from equation 1 and equation number 2, यहाँ से हम लिख सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा m a is equal to minus 2kx। अब आप क्या देख रहे हैं, आप ये देखिए, this is force and this is displacement. Now force law comes into play. According to force law, this is the problem of simple harmonic motion. अब ये फोर्स लॉ कहता है कि ये जो प्रॉब्लम है अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। ओके, प्रॉब्लम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की, यहां से हमें, ये है फोर्स लॉ का यूज। यदि हम एक प्रॉब्लम की ये इक्वेशन बना सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉब्लम है। ओके, देन विल गो फॉर द टाइम पीरियड। तो आप लिख सकते हैं इसको F इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। F is equal to minus of ऐसे लिखते हैं minus of kx। okay, so here we have now ओमेगा का वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे, हमारे पास आ जाएगा a is equal to minus 2k by m into x, right? so यहाँ ये वाला जो पार्ट होगा वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू
2k/m, omega is equal to under root 2k/m, and then this is 2 pi/t is equal to under root 2k/m, and t is equal to 2 pi under root m upon 2k. Okay, so this is all about the time period of this simple harmonic motion. Thank you. To study about the oscillations of a loaded spring. So we are going to study about the oscillation of a loaded spring combinations. So the first part of this is if the springs are connected in parallel to one another. यदि हम दो springs लेते हैं और वो एक दूसरे से parallel जोड़ते हैं. For example कि हमारे पास एक कोई mass m है. We are having a mass m and this mass is attached to a rigid rod. यहाँ आप देखिए एक रिजिड रॉड के साथ इस मास को जोड़ा हुआ है और दो स्प्रिंग के सहारे, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो K1 है और जो दूसरा स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो K2 है. अब ये मास जो है, ये इस मास की वजह से क्या लगेगा, देयर इज अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट F इज इक्वल टू mg. सो व्हाट विल हैपन देन, उसके बाद क्या होने वाला है, ये जो मास है it will produce an extension by in the downward direction. So ये क्या करेगा कि दोनों स्प्रिंग जो हैं वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट फॉलो करेंगे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. दैट इज फॉर एग्जांपल इट इज सम बाय विद एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन ईच स्प्रिंग. तो क्या करेगा, ये जो स्प्रिंग है वो क्या करेगा, इसको रीस्टोर करेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा और जो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक्सटेंशन के ऑपोजिट होगा. सो दिस विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो जो स्प्रिंग नंबर 1 है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा F1, इट पॉइंट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. और जो दूसरा स्प्रिंग है आपके पास, स्प्रिंग हैविंग द स्प्रिंग कांस्टेंट K2, it will have the extensions in the upward direction in the form of F2. Alright, इसमें जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा and this is F2. So F1 is equal to minus K1 by, as we know, and then F2 is equal to minus K2 by. So these are the two forces that those are acting in the upward direction. They are represented by equation number 1 and equation number 2. अब ये जो दोनों ही रिस्टोरिंग फोर्स हैं, आप जरा गौर से देखें. रिस्टोरिंग फोर्स F1 is in upward direction, a restoring force F2 is in the upward direction. Now two vectors are acting in the same direction. What will happen then? Their resultant will be given by the sum of these two vectors. So as the restoring force, ये जो दोनों restoring forces हैं, they are in the same direction. Both of these restoring forces are in the same direction. तो total restoring force क्या होगा? The sum of these two, F1 और F2. तो ये जो दोनों forces हैं वो add up हो जाएंगे और हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम F1 और F2 की यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. We will substitute the value of F1 and F2 over here. So the F1 is equal to minus K1 by and F2 is equal to minus K2 by, right? तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे and we are left with the K1 plus K2 और by जो है वो यहाँ कॉमन आ जाएगा. You can see over here. Okay. So then हम क्या करते हैं कि ये जो K1 plus K2 है इसका जो आंसर आएगा, जो स्प्रिंग कांस्टेंट में स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट ही आएगा. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, K1 और K2 की जगह हम Kp लिख देते हैं. दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस टू स्प्रिंग्स इन द पैरेलल एंड दिस इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, ओके, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो अब आप जरा गौर से देखें यहाँ कि F इज इक्वल टू माइनस K एंड बाय इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड. दिस फॉलोज द फोर्स लॉ. ये फोर्स लॉ हमने यही पढ़ा है. यदि फोर्स लॉ को ये फॉलो करता है, ये मतलब क्या है, ये मैथमेटिकल कंडीशन है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की है. जब फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ये प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. और जहां Kp की जो वैल्यू है वो है K1 plus K2, राइट. This means that this is the combination of the spring executing the simple harmonic motion. अब यदि ये फोर्स लॉ को इस प्रॉब्लम ने फॉलो किया है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम सिंपल हार्मोनिक मोशन की है. और यदि ये प्रॉब्लम सिंपल हार्मोनिक मोशन की है तो हमें पता है कि द सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है
दिस इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k होता है। तो यहाँ जो k है द इट इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द टू स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल, and we can substitute now t is equal to 2 pi under root m upon k1 plus k2। अब k p की जगह हम यहाँ से देखिए k p की जगह हम k1 plus k2 यहाँ रख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोनों स्प्रिंग एक जैसे हो, मतलब उसका मैथमेटिक्स हम कैसे लिखेंगे कि k1 और k2 दोनों का कॉमन वैल्यू है एंड दिस इज इक्वल टू k। सो k1 प्लस k2 इफ इट इज इक्वल टू k, तो यहाँ पे k आएगा और यहाँ से भी k आएगा, so it is 2k, so you can write it like this। So this is a time period of this problem is t is equal to 2 pi under root m upon 2k। और ये जो t है आपके पास, ये जो t प्राइम है, I mean I can say this is t प्राइम जो है वो t0 है। यदि आपके पास जस्ट एक ब्लॉक जुड़ा हो, मतलब t0 कौन सा टाइम पीरियड है, यदि मान लो कि आपके पास ये रॉड है और इसके साथ यदि एक सिंगल स्प्रिंग के साथ आपने एक ब्लॉक को जोड़ा हुआ है, तो उसका टाइम पीरियड क्या आएगा, t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट m अपॉन k। बट इफ यू कनेक्ट टू स्प्रिंग्स इन द पैरेलल देन दिस टाइम पीरियड विल रिड्यूस बाय 70%, राइट। द टाइम पीरियड जो वो घट जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू। ऑफ द वीडियो we are going to discuss about the springs connected in series। हम अब देखते हैं कि यदि हम दो स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी एक मास m से, तो टाइम पीरियड के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है। तो हमें देखें कि फिगर के ऊपर आप अपना ध्यान दें। लेट अस कंसिडर द टू स्प्रिंग्स। हमारे पास दो स्प्रिंग हैं जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो k1 और k2 है। they are having the spring constants k1 and k2। you can see over here one having the spring constant k1 and another one having the spring constant k2, right। और ये दोनों हैं वो किसी एक मास के साथ जुड़े हुए हैं। दे आर बोथ ऑफ दीज आर कनेक्टेड टू द मास m एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द रिजिड सपोर्ट, राइट। सो होने वाला ये है कि इससे क्या होगा कि द वेट ऑफ दिस मास m इन द फॉर्म ऑफ mg विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की ओर काम करेगा। इससे क्या होगा, इसमें एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी इन स्प्रिंग्स में। अब जो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन पैदा होती है वो डिपेंड करती है कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। तो हम सिंपली समझ सकते हैं कि जब इन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, k1 और k2 है, तो इसमें एक्सटेंशन भी डिफरेंट होगी, ओके। बट इसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो दोनों केसेस में सेम होगा, राइट। द रेस्टोरिंग फोर्स इज सेम इन बोथ द केसेस, द रेस्टोरिंग फोर्स इज सेम। सो हम लिख सकते हैं कि जो F होगा फर्स्ट केस में स्प्रिंग नंबर 1 में क्या होगा, जो फोर्स विल बी इट इज इक्वल टू माइनस k1 x1, इक्वेशन नंबर 1। और जो दूसरे केस में भी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू माइनस k2 x2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमें देखेंगे कि जो टोटल एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी। टोटल एक्सटेंशन इन द टू स्प्रिंग्स इज इक्वल टू टोटल एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड is x is equal to x1 plus x2। so total extension produced x is equal to, हम x1 की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं और इसको कुछ ऐसे लिखते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 and equation number 3 we have। अब आप यहाँ लिख लीजिए टोटल एक्सटेंशन जो है, और x1 का जो वैल्यू है वो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस एफ अपॉन k1 एंड प्लस f2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा x2 का जो वैल्यू आएगा माइनस f अपॉन k2, ओके। इसमें से हम f कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस हियर दिस इज 1 by k1 plus 1 by k2 into f, right। so it could be written as x is equal to minus, अब यहाँ चलिए आपके पास LCM जो आ जाएगा k1
into K2, and here it is K2 plus K1 plus K1 into F, राइट। सो हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि ये फोर्स लॉ को फॉलो करता है कि नहीं। यदि ये फोर्स लॉ को फॉलो करेगा तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉब्लम होगी, और उसके बाद हम इसको इसका टाइम पीरियड फिर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का वही होगा, टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एम अपॉन के। सो हम देखते हैं पहले कि फोर्स लॉ को फॉलो करता है कि नहीं। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि जो एफ है, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 अब इंटू एक्स। हम क्या करते हैं कि इस वाले पार्ट को एक अनदर कांस्टेंट मान लेते हैं, दैट इज springs in the series, spring constant in the series. So I can write now this F is equal to minus of Ks into x. So we'll mark this as a different equation from here. So this is equation number 4. Equation number 4 follows force law. It follows force law. ये force law को follow कर रहा है, and if this is following the force law, this means इसका मतलब ये हुआ this system is executing simple harmonic motion. ये जो सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहा है, और हेयर हम ऐसे लिख दें, हेयर जो के एस का जो वैल्यू है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स इन द सीरीज इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, राइट। सॉरी, Ks is equal to K1 K2 upon K1 plus K2. So now if this is the problem of simple harmonic motion, then time period of this is given by T is equal to 2 pi under root M upon K. Now this is the total spring constant in series. यहाँ हम लिख सकते हैं हम T is equal to 2 pi under root M upon Ks is equal to, this is K1 K2 into K1 plus K2. Okay, this will be the expression for the time period. अब हम कंसिडर करते हैं यदि ऐसा हो जाए, if K1 is equal to K2 is equal to K, यदि दोनों स्प्रिंग जो है उनका स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर हो जाए तो हम जरा देखें कि टाइम पीरियड को क्या फर्क पड़ेगा। T is equal to 2 pi under root 2K अपॉन K स्क्वायर इंटू M, K के साथ K कैंसिल हो जाएगा, this is under root 2 time under root M upon K. So this part is T0, but we will say that this is T is equal to under root 2 time T0. तो हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से देखी हैं कि यदि हम दो स्प्रिंग्स को पैरेलल में जोड़ते हैं तो टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाता है बाय अंडर रूट 2, एंड यदि हम दो स्प्रिंग्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है बाय अंडर रूट 2 टाइम्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम हियर. थैंक यू.